हेलो बच्चों, कैसे हो? फिट है सब? ओके, आई एम दीपेश एंड वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का सोशल स्टडीज का टॉपिक। ठीक है, सोशल स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर एंड जनरल नॉलेज टीचर। अरे सब एक ही का पार्ट है, रहोगे तो इसी सोसाइटी में ना। ठीक है, तो अब आई होप आपने पहले वाले चैप्टर्स उसको देख लिए होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओलंपियाड्स आर वेरी नियर। ठीक है, तो अब जिस जिस तरह से हम लोग इसको करते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम लोग उसके आसपास वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी सोशल स्टडीज के बहुत सारे जितने भी समाज के लिए जिस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, वी विल फाइंड देम हियर। ठीक है। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत and flows through अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम इन इंडिया टू। अभी ये बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो तिब्बत से निकल के आती है, तिब्बत से निकल के आएगी यहां से। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी उसकी लेंथ है, डिस्टेंस वो बहुत सारा कवर करती है और कहीं कहीं पे तो 26 to 40 किलोमीटर तक की उसकी विड्थ पे हो जाती है। बट इंडिया की सबसे बड़ी रिवर का नाम क्या है ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र की लेंथ सबसे लंबी है तो फिर ब्रह्मपुत्र आनी चाहिए, बट लेकिन नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है गंगा, है ना। गंगा जो है इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। इंडिया में आने वाली सबसे बड़ी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है, सबसे बड़ी, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन, ये अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू दैट इजीली। अभी इस तरह से तिब्बत से आएगी, वहां से फिर आसाम से, फिर वहां से यू टर्न लेती है, वहां से फिर इंडिया में आके आसाम के रास्ते उसके बाद जाके वो कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अरेबियन सी तक अगर आ जाती तो वो तो बहुत बड़ी रिवर हो जाती है ना। शायद इंडिया में सबसे बड़ी रिवर फिर वही होती अगर अरेबियन सी में जाके गिरती तो। ठीक है, तो आवर आंसर इज बे ऑफ बंगाल। He was a famous politician of United Kingdom and a successful British military officer who led various military campaigns in the early 19th century. He was younger brother of 4th Governor General of British Empire in India, who ended the last battle of Anglo-Mysore War. Later, he became the Prime Minister of United Kingdom. Who was he? अभी देखो, आंसर इसका वेलेस्ली है, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो मतलब दो ऑप्शन तो वैसे भी हम लोगों के चले गए। चार्ल्स कॉर्नवालिस एंड ये दोनों जीजीआई थे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। अब ये आर्थर वेलेस्ली हमारा आंसर है। ठीक है, आर्थर वेलेस्ली जो है, अभी जो रिचर्ड वेलेस्ली है ये पता है कौन है? ये इनके ब्रदर है। ओके, तो जो लास्ट में एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म करने और जो फर्स्ट जो लेटर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नॉट फर्स्ट, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे यूनाइटेड किंगडम के, इट वाज सर आर्थर वेलेस्ली। ठीक है, और रिचर्ड वेलेस्ली, इफ यू कैन रिमेंबर, रिचर्ड वेलेस्ली ऑप्शन, वो कंफ्यूजन में आप वेलेस्ली याद रखो तो इस वजह से ध्यान रखना कि रिचर्ड वेलेस्ली उनके ब्रदर का नाम है, नॉट एग्जैक्टली आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Araku Valley is an hill station in Visakhapatnam district in the state of Andhra Pradesh in India. The area around it has rich biodiversity. It is famous for its plantation of steep, इस तरह का plantation वगैरह उस समय वगैरह ना, जैसे हाँ आपको वहाँ पे बहुत नेचुरल वेजिटेशन बहुत मिलेगा, ग्रीनरी एरियाज वगैरह बहुत मिलेंगे। जो प्लांटेशंस होते हैं मतलब उसके ट्रीज नहीं होते, उसकी क्रॉप्स नहीं होती, जो ये टी और रबर कॉफी वगैरह है इनके प्लांटेशंस होते हैं ना इनका। तो प्लांटेशन, अब टी जो है मोस्टली कहाँ पे है? आसाम दार्जिलिंग के साइड में है। टोबैको हमारा आंसर नहीं है। रबर प्लांटेशन मोस्टली इंडिया में इतना नहीं होता, थाईलैंड वगैरह के अंदर बहुत होता। हमारा जो आंसर है वो है कॉफी, कॉफी का प्लांटेशन। और सदर्न के अंदर जैसे अरब, दो तरह की कॉफीज होती है, अरेबिका एंड रोबस्टा, है ना। तो इंडिया के अंदर हम लोगों के पास वो कॉफी मोस्टली शायद अरेबिका है, तो उस चीज को आप ध्यान रखना। कॉफी प्लांटेशन होता है अराकू वैली के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी प्रेसिडेंट किस में मेंशन है? आर्टिकल 52 के अंदर। अभी 52 के आसपास ही होगा, प्रेसिडेंट शुरू ही वहीं से हो रहा है। अगर वहां 52 हमारा आंसर है तो 14, 352, 370 होने का तो चांसेस है। सिर्फ हमें प्रेसिडेंट के बारे में पता है कि प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है यूनियन का, जो उसमें जो पार्ट आता है उसके अंदर स्टार्ट कहां से होता है, पार्ट 5 के अंदर, यूनियन के अंदर जब शुरू होता है प्रेसिडेंट का टॉपिक, है ना। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, है ना। नॉमिनल हेड होता है बट लेकिन ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब आर्टिकल 14 के बारे में पूछ रहा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। आर्टिकल 356
प्रेसिडेंट रूल है ना, द फेलियर ऑफ द, लेकिन एग्जैक्टली प्रेसिडेंशियल रूल या नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 वगैरह के लिए ये लोग यूज नहीं करते, ये लोग बोलते हैं द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही फेल कर गई आपके यहाँ पे। तो आर्टिकल 356 कौन इन्वोक करेगा, वो वैसे तो प्रेसिडेंट रूल उस पर लग जाता है, लेकिन गवर्नर उसको रिकमेंड करते हैं टू प्रेसिडेंट कि भाई यहाँ पे जो है स्टेट का जो है अच्छा से नहीं चल रहा है काम, आप आइए और इस चीज को अपने अंडर में ले लीजिए। ठीक है, चलो आर्टिकल 370 स्पेशल राइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एब्रोगेटेड, हटा दिया। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आर्टिकल 35 एंड 370 हटा दिया इन्होंने। तो हमारा जो आंसर है वो है आर्टिकल 360। अब इम्पीचमेंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं महाअभियोग। महाअभियोग क्या होता है, किसी भी लेवल के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन वगैरह अगर करता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, है ना, जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है या किसी भी उसको ब्रीच करते हैं, तो उनको इम्पीच कर दिया जाता है, उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर आप कोई भी केस नहीं चला सकते। इवन प्रेसिडेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस भी नहीं चला सकते हो आप जब तक वो सीट पे बैठे हैं, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे। सबसे पहले उनको इंपीच करना पड़ेगा, मतलब उनको वहां से हटाना पड़ेगा उस पोजीशन, तब उनके ऊपर आप केस अपना जो है, जो क्रिमिनल केस है, जो भी सूट है वो चला सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 61। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वोल्केनिक आइलैंड ऑफ काराकोटा वाज thought to be the relatively harmless volcano by the people of Indonesia until it erupted with such a force that it killed more than 36,000 people. It was the most deadly volcanic eruption of the modern history. When did this eruption take place? 1882 नहीं है, 1880 1982 तो बिल्कुल नहीं है, 90s में नहीं, 80s के अंदर हुआ था ये, 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था। 1882 के जस्ट जो बाद वाला ईयर है 1883, तब हुआ था। 1883 के अंदर जो ये वोल्केनिक, जो काराकोटा आइलैंड के ऊपर जो वोल्केनिक eruption हुआ था, ज्वालामुखी का फटना जिसको बोलते हैं, वो हुआ था 1883 के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। This tribe is chiefly found or mainly found in Tamil Nadu and Palakkad district of Kerala. In recent times, they help in catching snakes and collect the snake venom. Okay, सांप का जहर इकट्ठा करते हैं, सांप को पकड़ के। These tribals also work as fishermen and also laborers in the rice fields at the time of sowing and harvesting or the rice mills. Who are they? अब हम जिस ट्राइब की बात कर रहे हैं वो ये केरला के ट्राइब की बात कर रहे हैं, गौंड ट्राइब। गौंड, भील, भूतियास है ना, ये हमें कहाँ मिलती है? भील ट्राइब तो हम लोगों को मेनली सेंट्रल और मिडिल, सेंट्रल और नॉर्दर्न जो इंडिया है वहां हमें मिलती है। जो भूतिया ट्राइब है वो भी मेनली हमें सिक्किम और हिमालयन साइड के साइड में हमको मिल जाती है। ठीक है, अब ये भी जो है सेंट्रल ट्राइब है, गौंड भी। जो हमारा आंसर है सदर्न में जो हमें मिलती है वो है इरूला ट्राइब। ये जो फोटो जो दिख रही है इन लोगों की, ये बिलोंग करते हैं इरूला ट्राइब से, जो सांप को पकड़ते हैं उसका जहर इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। साइंटिफिक रिसर्चरों के अंदर जो एंटीडोट वगैरह, एंटीवेनम जो डोजेस होते हैं उसको बनाने में भी बहुत काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is are correct? Dutch were the second among all Europeans who came in India. Okay, this is correct. सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगीज के बाद आए थे डच। ठीक है, फोर्ट इमानुअल was the first fort built by the Portuguese in the modern Kochi in 1603। मॉडर्न कोची में बनाया था, पोर्टुगीज ने बनाया था, बट 1603 में नहीं बनाया था, 1503 है इसका आंसर, है ना, 15। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अरे ये तो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ना, हाँ, किसने किया था? ये आंसर है, बी है वेलेस्ली, है ना, जो अभी हमने किया ना वेलेस्ली, तो ये आंसर है वेलेस्ली। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारा आंसर है ए, जो करेक्ट ऑप्शन ए की है इसके अंदर। ओके, द मॉस्क built in 629 AD, ठीक है, in Thrissur district of Kerala is probably the first mosque in India. It was built by Malik Dinar, an Arab propagator of Islam and a follower of Prophet Muhammad. Name the mosque. मक्का मस्जिद, हिजरों का खनका, चेरामन जुम्मा मस्जिद और नागौर दरगाह। अभी जो नागौर दरगाह है ये तो एक सूफी संत की श्राइन है नागौर के अंदर। मक्का मस्जिद, जो मक्का मस्जिद है ये एक है हैदराबाद के अंदर एक मस्जिद। हिजरों का खानका एक मोन्यूमेंट है, कहां पे है? दिल्ली के अंदर। जो त्रिशूर केरला की बात कर रहे हैं वो है चेरामन जुम्मा मस्जिद। अभी इंडिया की पहली मस्जिद केरला के अंदर बनी थी, ठीक है, सिटी ऑफ गॉड्स के अंदर, है ना। अब
जो वर्ल्ड की पहले मस्जिद जो नॉन स्ट्रक्चर वो है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 7 साल पहले 7 years बैक कूबा में, है ना, उस समय का जो उन्होंने मक्का वगैरह के अंदर जब उन्होंने बनाया था, तब वहां पे कूबा में उन्होंने सबसे पहला स्ट्रक्चर 622 एडी के अंदर, सोच के देखो 6th सेंचुरी में तो आया ही था इस्लाम, है ना, 6th सेंचुरी के अंदर ही आया था इस्लाम। उस समय उन्होंने वहां पे पहली मस्जिद जो नॉन स्ट्रक्चर है वो 622 एडी में, और 629 एडी के अंदर जो क्या नाम है मलिक दिनार, जो इंडिया केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में पहली मस्जिद भी बनाते हैं। तो वी लिव इन हार्मनी एंड वी शुड रिमेन लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड। चलो, on 9th March 2010, Rajya Sabha passed a bill which proposes 33% of all seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies to be reserved for the beneficiaries of the bill. What is the bill called? अभी वो लोग इसमें आंसर दे देते ना तो हमको ऐसे ही पता चल जाता किसके लिए रिजर्वेशन दिया। 33% जो रिजर्वेशन दिया है वो दिया उन लोगों ने वुमेन्स के लिए। एसटी जो SC ST के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, वो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, पूना पैक्ट वगैरह जब साइन हुआ था अंबेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी के बीच में, तब से ही वगैरह वो डिसाइडेड हो गया था कि दे विल बी गेटिंग अ रिजर्वेशन, है ना। अब जन लोकपाल बिल है, ये एंटी करप्शन का बिल है, नॉट रिलेटेड टू एनी रिजर्वेशन के, रिजर्वेशन से इसका कोई रिलेशन है नहीं, नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन है नहीं। हमारा ऑप्शन है 1 वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 33% का लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर, और ये स्टेट लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो MLA बनेगी और MPs बनेगी उसके अंदर 33% वुमेन का होना जरूरी है। चलो, डेफिनेटली जब पार्टिसिपेशन कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन देना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है, जो रिजर्वेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है, कोई ऐसा सामाजिक बंटवारा वगैरह करने का उसमें रीजन नहीं है। उसके अंदर बस यही होता है कि भाई उनका जो पार्टिसिपेशन है वो उसके अंदर इतना ज्यादा नहीं होता है और उसके उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बन नहीं पाती, तो उनको मेन फ्रेम में लाने के लिए सर गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज का यूज करती है। समटाइम्स इट बिकेम्स रिग्रेसिव, बट लेकिन वो टाइम टू टाइम रिव्यू होती रहनी चाहिए। जैसे बहुत सारे रिजर्वेशन है, विल सी टू दैट, अलग वीडियोस हम रिजर्वेशन के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। This is an international agreement that was drafted as a result of resolution. It was adopted in 1963 and entered into the force in 1975. Its objective is to ensure that international trade of endangered species of animals and plants does not threaten their survival. Which organization is this? WWF इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है ना। IFAW मतलब क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, है ना, इंटरनेशनल वेलफेयर, वो जो एक फंड है, ये तो ये हमारा आंसर नहीं है। पॉज क्या है? पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर, पीपल फॉर द एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है ना, पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, ये भी हमारा आंसर नहीं। हमारा आंसर है साइट्स, कन्वेंशनल और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना वगैरह उसमें FNF वगैरह नहीं लिखा है, बट द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ये साइट्स ही हमारा आंसर है, जो बताता है कि जो कोई भी जो ग्लोबल व्यापार जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसके अंदर जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है उनको एंडेंजरमेंट नहीं होना चाहिए। कि आप प्लांट कर रहे हो, जैसे वो पेंगोलिन वगैरह का जो इशू आया था ना, वो जो पेंगोलिन उसके जो ब्रशेस को हम लोग उसको किल कर रहे थे, उसके हेयर वो पेंट ब्रश बनाने के लिए, और बहुत सारे जो आर्मेडिलो का स्किन था, स्नेक स्किन है, पोचिंग वगैरह हो जाए, हंटिंग पोचिंग को रोकने के लिए वगैरह बहुत सारे कन्वेंशन वगैरह बनते रहते हैं। ये कन्वेंशन भी जैसे हाथी दांत आइवरी वगैरह को भी उसको ये रेगुलेट करने के लिए ये वाला इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। साइट्स, jute is also known as the golden fiber. It grows in alluvial soil with heavy rainfall and humid climate. Which of the following countries are leading producers in the world? अभी जूट होता है एक तरह का गोल्डन फाइबर होता है, उससे बहुत सारी चीजें बनती है, बैग्स और बहुत सारी चीजों के अंदर यूज होता है गोल्डन। इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? एक तो हम ही है, इंडिया, और एक है हमारे जो पड़ोस में है, जिनको हमने 1971 में आजादी दिलवाई थी, लिबरेट किया था, बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. This is a unique and only field in India that has been practicing the rice cultivation below sea level since past 2 centuries. These are widely known as Punchavayals that divides in 3 different landscapes, Karapadam, Kayal and Kari. In which Indian state does this field located? Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala. Tamil Nadu definitely बहुत
इंटेंसिव राइस क्रॉपिंग होता है, राइस कल्टीवेशन होता है, बट नॉट बिलो द सी लेवल, है ना। तो हमारा आंसर ये नहीं है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, हमारा आंसर इसके अंदर ये इतने ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी नहीं है। हमारा आंसर है केरला। केरला के अंदर जो है सबसे ज्यादा रीजन ऑफ कुट्टनाडा, है ना, कुट्टनाडा जो उसको राइस बोल ऑफ केरला भी बोलते हैं, वहीं पे ये चीज होती है, ठीक है। पास्ट 2 सेंचुरी से 200 सालों से कर रहे हैं भाई, एक्सपर्टीज है उनका इस चीज के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। On 9th August 1925, a few members of Hindustan Socialist Republican Association robbed a train at Kakori station near Lucknow in Uttar Pradesh. This ये पार्टी थोड़ी सी लोग वैसी भी लगती है ना, उन्होंने भी शायद वैसा ही कुछ लगा था, जो नाजी पार्टी उनका भी हिटलर जो पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टी वगैरह भी उन्होंने नाम रखा था। बट दीज पीपल वर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ सोसाइटीज वगैरह। उस समय जो इन लोगों ने किया था और वो सोसाइटी के लिए एक्चुअल में सोच रहे थे, उन्होंने इंडिया को बर्बादी की राह पे हिटलर की तरह नहीं लेके गए, ठीक है ना, ठीक है। This incident is famously known as Kakori conspiracy. Who among the following was not a part of it? अब राम प्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद, सचिंद्र बख्शी एंड चंद्रशेखर आजाद ये तो एक्टिवली पार्टिसिपेंट थे। राम प्रसाद बिस्मिल तो शायद इन्होंने ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद बख्शी, सचिंद्र बख्शी जो थे वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ये भी वहां गए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल तो वहां थे ही थे, लीडर थे बल्कि, है ना, इन्होंने तो लीड ही किया था। बट राजगुरु उसके अंदर नहीं थे। ये किसके अंदर थे? भगत सिंह के साथ सॉन्डर्स के असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर ही वाज इन्वॉल्व्ड, नॉट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो राजगुरु के लिए, है ना, तो इन लोगों तीनों को फांसी भी दे दी गई थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है। Next question. The terms socialist and secular were inserted into the preamble as part of 42nd Amendment of the Indian Constitution in 1976. Who was the Prime Minister of India during that time? बहुत easy है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन। इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी जी ने, है ना, इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और उसी के अंदर वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके 42nd अमेंडमेंट लेके आए थे और सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया था। सोशलिस्ट मतलब समाज शास्त्र है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी क्रिटिसिज्म वगैरह भी आते कि भाई जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सारे लोग जब मिलके जब उन्होंने ये वर्ड नहीं ऐड किया, तो जो इतने सारे जो 243 मेंबर्स वगैरह थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन लोगों ने नहीं किया। आप इस तरह से कैसे अकेले आप इसमें, वो भी इमरजेंसी में जब आपका ऑपोजिशन करने वाला भी कोई नहीं है ना, तो उसमें सोशलिस्ट क्या भाई, एक उन्होंने कहा भाई सोशलिस्ट एक पार्टी की आइडियोलॉजी हो सकती है, कुछ लोगों की आइडियोलॉजी हो सकती है, एक देश की आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए सोशलिस्ट, है ना, कि भाई समाज उसमें कैपिटलिस्ट भी रहते हैं, सोशलिस्ट भी रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, उन सबका बेनिफिट हो, कोई किसी के ऊपर ज्यादा बस हावी ना हो पाए, उस चीज का ध्यान रखने का काम गवर्नमेंट का है, वो चीज। और सेक्युलर वर्ड सेक्युलरिस्ट से आया, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फ्री फ्रॉम रिलीजन। फ्री फ्रॉम रिलीजन मतलब स्टेट विल नॉट हैव अ रिलीजन, और उसको रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सेक्युलरिज्म तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वो इंडियन कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। वहां है धर्म निरपेक्षता, इंडिया का जो सेक्युलर है वो है पंथ निरपेक्षता, धर्म से कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी। वहां उनका ये कॉन्सेप्ट है कि भाई धर्म से कोई अपेक्षा नहीं करनी, धर्म के लिए कुछ करना नहीं, वो प्रमोट भी नहीं करना। यहाँ पंथ को, किसी पंथ को कोई है ना स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं देना है वगैरह, थोड़ा बहुत वगैरह हम लोग रिजर्वेशन वगैरह सब जो कम्युनिटी रिलीजन कम्युनिटी वगैरह में दे देते हैं, बट लेकिन वो एक बहुत लिमिटेड लेवल पे है ना। तो उसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीजें हैं बस वो होती है, बाकी इतना है। लेकिन पंथ से किसी भी पंथ के लिए कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती, और इस चीज को ही वो लोग पंथ निरपेक्षता बोलते हैं। और सर्वधर्म संभाव वाला करते हैं कि भाई स्टेट विल नॉट हैव अ रिलीजन, लेकिन वो सारे धर्मों का बराबर से आदर करेगा, बराबर से सम्मान करेगा, जो एक बेटर कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के सेक्युलरिज्म से। तो वो किसने लिया था? हमने आंसर ऑलरेडी देख लिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। Which of the following statements is are correct regarding the Indian Constitution? The concept of bicameralism was introduced by the Government of India Act 1909 Minto-Morley reforms. No, 1919 Montague Games for Reforms वगैरह जो आए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब आया था, ये दोनों उसमें आए थे, तब की बात है। तो उसमें एक वाइसरॉय होता था, एक जीजीआई होता था, तो वो हमें हमेशा पता है ना, एक मिंटो मॉर्ले, दोनों अलग अलग लोग है, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। करेक्ट ही पूछा ना? हाँ करेक्ट पूछा है। तो आर्टिकल 51 नहीं 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को डिनोट करता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द प्रोटेक्टर अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना, रेमेडीज अगेंस्ट द वो रेमेडीज प्रोटेक्ट करता है। भीमराव अंबेडकर ने इसको द
सोल ऑफ है ना, जो मेन आर्टिकल बोला है, तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको मिलती है कि बाकी सारे राइट्स इंश्योर हो जाए। अभी सोचो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है कि भाई मेरा सर दर्द भी होता है तो ये लो सर दर्द की गोली, क्या मेरा पेट दर्द भी होता है कि ये लो पेट दर्द की गोली, मेरा पैर में भी दर्द होता है ये लो पैर में दर्द की गोली, मुझे खांसी भी होती है बुखार भी होती है सबकी गोली, ये सारी दवाइयां आपको मिलकर रिएक्शन ना कर जाए उसके लिए जो गोली देते हैं वो ये वाली गोली है। उस सारी दवाइयों को रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो सारी दवाइयां इंटैक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो है आर्टिकल 32 जो हमारा आंसर है। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 and select the proper option। अभी देखते हैं, a general and continuous rise in the prices of the things, general increase in the prices and demand the prices of the commodities, inflation होता है which is a good, एक बहुत माइनर लेवल का जो इन्फ्लेशन होता है किसी भी कंट्री के लिए वो अच्छा माना जाता है क्योंकि डिमांड भी हाई होती है, प्राइसेस भी हाई होती है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन हमारा इसका आंसर हो जाएगा है ना 1, ठीक है। थिंग्स दैट हैव अर्निंग पावर और सम वैल्यू इन देयर ओनर, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उनके अंदर, नॉट जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट। जो हमारे बैंक में जो 100 50 ना 50 का 10 का 500 का नोट लेके घूमते हो ना, वो एक प्रोमिसरी नोट है, उसके अंदर प्रॉमिस क्या है गवर्नर यानी इंडियन गवर्नमेंट ने कि मैं धारक को 500 रुपए देने का या 10 रुपए देने का या 100 रुपए देने का वचन देता हूं। और उस वैल्यू तभी तक है जब इंडिया की इकोनॉमी इंटैक्ट है, उसकी खुद की इंट्रिंसिक है तो कागज का ही टुकड़ा, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है ना। तो फिएट मनी कॉन्सेप्ट है ये, फिएट मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी होती है वो है, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह है तो वो एसेट्स के अंदर आते हैं, ये जो है एसेट्स में आएगा, ये जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कुछ वैल्यू भी होती है। अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, अभी इन्फ्लेशन का ऑपोजिट हो गया, डिक्लाइन वो उसमें इंक्रीज था उसमें डिक्रीज हो गया तो ये डिफ्लेशन हो जाता है। अ पीरियड ऑफ स्लो एंड नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली अकम्पनीड बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो चुकी है ना, तो उसको क्या बोलते हैं रिसेशन टाइम आ चुका है, रिसेशन यानी मंदी आ जाती है। अ टैक्स पेबल ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्साइज ड्यूटी, मतलब जीएसटी पे बोल सकते थे ये लोग बट लेकिन एक्साइज अगर वो बोल रहे हैं तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। तो एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बाद टैक्स एक ही बचा, वैसे लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा है तो यू कैन इजीली डू दैट। तो किसका है ये आंसर 1 का है बी एक ही का है, बी लगा दो, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, the fundamental duties are the moral obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Which among the following is not a fundamental duty of citizens under the Constitution of India? Okay, to uphold and protect the sovereignty of unity and integrity of India, 51A part C, ठीक है। To defend the country and render national service when called upon to do so, ये है हमारा डी पे पॉइंट पे, है ना, ये मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, एच के अंदर, ठीक है। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कॉपरेशन और टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज व्हेन दे विजिट इंडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं मेंशन है। इनमें से ये हमारा जो ऑप्शन है वो डी है, इट इज नॉट मेंशन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई जो बाहर से आए उनको नेबरिंग रखने चाहिए, वो ऑलरेडी वगैरह है वो, लेकिन वो नेशनल पॉलिसी ऑलरेडी है कि भाई जो फ्रेंडली स्टेट कंट्रीज है उनको वैसे भी अरे तो कोई घूमने घूमने आया उसको तो वैसे भी परेशान नहीं करना है ना, बस घूमने आना चाहिए। ब्रिटिशर्स जैसे वो दीवानी राइट्स वगैरह लेके पूरा ऐसा कॉलोनाइज करने नहीं देना अपने को किसी को। ओके, जेम्स मिल 8th क्लास के अंदर बहुत बार आता है जेम्स मिल के बारे में, है ना, स्कॉटिश था, ही वाज अ क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट जो उस लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर काम वाम करते थे उन लोगों से भी बहुत नफरत करता था, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिटिक था उनका। अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स नेमली हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, के पहले हिंदू थे फिर मुस्लिम भी आ गए फिर हम लोग आ गए, हम वापस हम आ गए, फिर उसके बाद क्या है तो उसके बाद सब एक साथ आ गए। अब कौन सा करोगे, अब तो हो ही नहीं तुम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर दिस डिवीजन बाय हिम? अकॉर्डिंग टू मिल बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिक्टेटर्स रूल द कंट्री। अब डिक्टेटर भी बोल रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा भी हुए, ठीक है, तुगलक वगैरह और जैसे तुगलक औरंगजेब वगैरह जैसे हुए बट लेकिन अच्छे राजा भी बहुत सारे हुए, है ना। तो उसके लिए बट पॉइंट इज करेक्ट उसके हिसाब से। There was religious intolerance, caste discrimination and superstitious practices in Indian society, बिल्कुल थी, है ना, इंटॉलरेंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत प्रिविलेंट लेवल पे थी और बहुत जगह होती थी, ऐसी बात नहीं हर जगह हो बट लेकिन एक अच्छे खासे लेवल पे हो रही थी जो अभी भी कहीं बहुत जगह प्रिविलेंट है ना। तो हम लोगों को ये भी दिखता है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है।
He felt that European culture, arts and laws were necessary to uplift the downtrodden Indians. Downtrodden Indians मतलब हम लोग जैसे थे. तो वही मैकॉले की जो मैकॉले था उसका भी यही सोचना था. वो सोचते थे कि भाई जो एक यूरोपियन लाइब्रेरी है वो पूरी इंडियन और अरेबिक लिटरेचर का जो जितना भी टेक्स्ट वगैरह है उन सब से एक यूरोपियन लाइब्रेरी बेटर है. मतलब है ना, डॉगी पालना चाहिए, कैट को पालना चाहिए, बट वहम को नहीं पालना चाहिए. मतलब उन लोगों की सोच थे. तो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को इतना प्रमोट भी नहीं करना चाहिए. हम वी नीड टू लर्न. वो कहते थे कि नहीं भाई इनका क्यों सीखना है. अब जैसे वो जो कोल ब्रूक थे और जो जोन्स थे, विलियम जोन्स वगैरह थे, ये लोग बहुत अच्छे ओरिएंटलिस्ट थे. वो लोग है ना संस्कृत वगैरह पढ़ते थे, स्कॉलर भी थे इन सब चीजों के. वो बहुत अच्छे से समझाते थे इन चीजों को कि भाई उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे संस्कृत वाली चीजों को. जो लिटरेरी सोर्सेस हमारे थे, फिलोसफीज, लॉ, मोरालिटी और जितने भी एपिक्स वगैरह थे, उन लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो लोग सीखते थे और पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे. तो लेकिन वो उनको बड़ा पेट में दर्द होने लगा कि नहीं 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 ऐसे ऐसे सीखे, हमारा सीखो, इनका मत सीखो, हमारा वाला इनको सिखाओ. चलो ये लोग हमारे, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट है, डाउन ट्रोडन. अभी कैसे बताएं इन लोगों को डाउन ट्रोडन, हम लोगों ने कितना बड़ा. तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है. तो आंसर हमारा हो गया डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, चलो. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नहीं है, उसके बाद आए थे लाल बहादुर शास्त्री, तो ये 1 नंबर पे ये हो जाएंगे. सेकंड मतलब सेकंड किस में, 2 में है, तो ये ऑप्शन दोनों काट दो, है ना. और उसके बाद आए थे मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी के बाद, तो ये आ गए हमारे सेकंड नंबर पे. तो सेकंड नंबर पे है ना. उसके बाद फोर्थ आएंगे. उसके बाद आए हमारे चौधरी चरण सिंह 1980 के करीब, तो ये आ गए हमारे थर्ड नंबर पे. उसके बाद 89-90 के करीब जो आए हमारे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह. तो करेक्ट ऑर्डर इज सेकंड नंबर सबसे पहले, फोर्थ नंबर फिर, थर्ड नंबर फिर, उसके बाद फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए. ये हमारा आंसर हो गया. चलो, read the given statement and select option that correctly fills the blank. Was the only Indian and the last governor general after independence. सी राजगोपालाचारी हमारे इसका आंसर है. तो हम लोग उसको पहले ही देख सकते हैं. अगर ये चीज आती है तो ये यहीं से आप इसको मार्क कर सकते हैं. मुझे पहले ऑप्शन में कहीं भी सी राजगोपालाचारी नहीं दिख रहा है, तो मेरे यही हमारा आंसर होगा. वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइसरॉय थे. उनके बाद कोई भी वॉइसरॉय इंडिया का नहीं बना था. उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के अंदर भी काफी हेल्प की थी, है ना. Was the Governor General of India when Bengal Sati regulation was passed. राजा राम मोहन राय के टाइम पे थे. 1839 के करीब, है ना. तो 1839, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन, इन दोनों ने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज वगैरह के लिए बहुत सारा काम किया था. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ए, श्री राजगोपालाचारी यहाँ आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आएंगे, और श्री राजगोपालाचारी यहाँ आएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आने वाले हैं, और विलियम बेंटिक यहाँ पे आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, इट्स ओवर नाउ. चलो 20 क्वेश्चंस आर देयर. आई होप यू लर्नड अ लॉट. एंड इसके बाद और जितनी भी हम लर्निंग को हमेशा बनाए रखिए. जितना लर्न करेंगे उतना ज्यादा आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी, और रिवीजन से रिकॉलिंग में हेल्प मिलता है. रिकॉलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय.